ये कुछ क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वन बराबर जीरो तब एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें नीचे में सबसे एक से भागा दे देंगे। जैसे ही इसमें डिवाइड करेंगे एक से डिनोमिनेटर में, तो ये एक से एक्स कट जाएगा और ये वन बाई एक्स आ जाएगा और ये एक्स बच जाएगा, यानी कि एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर 6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 माइनस में है तो हो जाके प्लस में हो जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। जब इसके दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक्स 2 × a × b होता है, तो ए की जगह पे इतना, बी की जगह पे वन बाई एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब 2 बचेगा, और 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 34 इसका आंसर हो जाएगा। जब 2 आप इसको इधर ले जाकर माइनस करते हैं तब। वैसे इसका एक और फार्मूला होता है, और आप उसको शॉर्टकट मेथड से अगर बनाना हो तो एक फार्मूला होता है कि जो यहाँ पे कांस्टेंट के स्क्वायर माइनस 2, इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट बना सकते हैं। कब? जब आपको प्लस का वैल्यू फाइंड आउट करना हो तब। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2, के मतलब क्या, ये जो 6 है वहाँ पे के स्क्वायर 36 माइनस 2 कीजिए तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है AC पर डी मीडियन की लंबाई है, जहाँ A -1 और 3, B 1 और -1 और C 5 1 है। BD की लंबाई ज्ञात करें। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है और यहाँ पे बोल रहा है AC पर D मीडियन है, तो ये AC पे D एक मीडियन है और ये BD से मिला हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पूछा गया क्वेश्चन है BD का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। आपको तो ये कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा सिर्फ D के लिए। अगर हम यहाँ पे हाथ रखते हैं तो सिर्फ D के लिए बात करें, यानी कि इस दोनों में लगाना पड़ेगा आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला। क्या होता है, तो ये होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। यहाँ पे x और y का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए D के लिए x1 + x2/2 जो कि 5, और यहाँ पे देखिए 5 और यहाँ पे -1 लिखा हुआ है, तो 5 में से 1 जाएगा 4, और 4 से 2 से भागा देंगे तो बचेगा 2। उसी तरह से y 1/2 y + 1/2, तो यहाँ पे y कितना है 1 और एक है 3, तो ये हो जाएगा 4, और 4/2 करेंगे तो यहाँ पे भी आ गया 2, यानी कि एक्स वाई का वैल्यू D के लिए आया है 2। अब पूछ रहा है B और D का दूरी। तो B D का दूरी जो है, ये हम सारा कुछ पहले कोऑर्डिनेट फार्मूला में पीछे बता चुके हैं, इसका फार्मूला में लिखा हुआ है। तो B और D का जो दूरी है वो कितना है, तो BD का जो फार्मूला आता है वो होता है √x2 - x1 + y2 - y1। तो आप यहाँ पे x1 हम मान लीजिए x2 है, तो x2 का वैल्यू आपका 2 दिया हुआ है, और y1 का x1 का वैल्यू B का 1 दिया हुआ है, तो 2 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 1। उस तरह से y2 का वैल्यू यहाँ पे 2 आया है यहाँ पे, और x1 का वैल्यू जो है B के केस में -1 आया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +1 आ गया, यानी कि 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यानी कि 9 + 1 10, यानी कि BD का जो दूरी आएगा √10 आएगा। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 रुपये, उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1290 मिलता है, तो मूलधन कितना होगा। यानी कि बोल रहा है कि किसी पैसा पे अगर हम साधारण ब्याज लगा रहे हैं तो 1200 रुपये मिलता है 2 साल में, और अगर चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहे हैं तो 1290 रुपये मिलता है। तो साधारण ब्याज का जो क्या फार्मूला होता है, P × R × T/100। साधारण ब्याज आपको पता है कितना 1200, P आपको नहीं पता, रेट भी नहीं पता, टाइम पता है 2, यानी कि ये हो जाएगा 600 हो जाएगा, यानी कि रेट बराबर R बराबर 6000 60,000 बटा P, यानी कि P इधर ले जाइएगा तो नीचे हो जाएगा, यानी कि R बराबर 60,000/P आ जाएगा। इसके बाद CI का फॉर्मूला होता है P × 1 + 1 R/100 का होल स्क्वायर -1। यहाँ पे स्क्वायर इसलिए लिख दिया है क्योंकि टाइम आपका 2 दिया हुआ है, यहाँ पे वैसे टाइम लिखा जाता है, तो 2 दिया हुआ है, ठीक है। R तो आपको पता नहीं है, तो R की जगह पे हम 60,000 बटा P पुट कर देंगे। जब आप इसको पुट कीजिएगा तो कुछ इक्वेशन इस टाइप का बनेगा। फिर जैसे ही आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका P बराबर 4000। तो आपसे क्या पूछा है, मूलधन के बारे में पूछा, मतलब कि प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल आ गया कितना 4000, और ये आपका इसका उत्तर हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन है cos A + sin A का होल स्क्वायर प्लस cos A - sin B का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा। तो आपको पता है A + B का फार्मूला पे तोड़ देंगे, इसको A - B के होल स्क्वायर के फार्मूले पे तोड़ देंगे, मतलब कि cos स्क्वायर
ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन है। तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू भी 1, तो 1 + 1 कितना आएगा 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक व्यापारी अंकित मूल्य की लागत मूल्य से 40% बढ़ाता है और अंकित मूल्य पर 25% का छूट की घोषणा करता है, तो उसका मुनाफा क्या होगा। इस क्वेश्चन में देखिए, आपको हम मान लेते हैं कि मेरा जो पैसा जो हम खरीदे थे, सीपी मेरा कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपया है। अगर हम जिस रुपये में खरीदे तो उस पर 40 रुपये बढ़ा रहा है, तो मतलब उस पर जो अंकित मूल्य है उस 100 का 40 मतलब 140 रुपया लिख दिया, ठीक है। अब वो 140 पे 25% का छूट दे रहा है, यानी कि 25% मतलब क्या, 25/100 यानी कि 1/4। मतलब कि उस पर जो भी लिखा होगा उसका एक छूट दे रहा, मतलब कि 4 पे 1 छोड़ दे रहा, मतलब कि 3 वो ले रहा है, ठीक है। तो 4 तो है नहीं, है क्या मेरा 140, तो 4 के बराबर 140 है, यानी कि 1 बराबर 35 है। लेकिन वो क्या बोल रहा है, छूट देने की घोषणा कर रहा है। छूट देने के बाद मतलब एक छूट दे दी, जब एक छूट दे तो कितना पैसा लिया, 3 लिया, तो 35 गुने 3 कर दें, क्योंकि इतना पैसा वो ले रहा है इतना छोड़ने के बाद। ये डिस्काउंट हो गया और ये टोटल अमाउंट हो गया, मतलब जो लिस्ट मार्केट प्राइस है, जो अंकित मूल्य है। तो अंकित मूल्य 4 के बराबर 140, मतलब कि ये 35 के बराबर है। 35 गुने 3 105, यानी कि आपका मुनाफा कितना हो रहा, तो 100 रुपये का चीज़ था, 5 रुपये आपको मिल रहा है, यानी कि 5% का प्रॉफिट हो रहा। एक समतल मैदान पर बिंदु P से एक टावर शीर्ष के एलिवेशन के कोण 30 डिग्री का है। यदि टावर की ऊंचाई 100 मीटर है तो बिंदु P की टावर की पैरों का लगभग दूरी कितना है। तो बोल रहा है एक टावर है, जैसे कि ये टावर है, ए भी एक टावर है जिसका लंबाई 100 मीटर दिया हुआ है। यहाँ से कोई बंदा इसको देख रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे इसका और इसके बीच का दूरी कितना है, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे टेन थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो हम यहाँ पे 1030 लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे एंगल 30 दिया हुआ है। तो 1030 का वैल्यू होता है 1/√3। ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 100, बी सी आपको निकालना है। तो यहाँ पे आप इसको कीजिए, तो √3 का वैल्यू होता है 1.732। 1.73 हम लिखे हुए हैं, तो पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 173 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। एक आदमी 2 कुर्सी 800 की कुछ लागत पर खरीदता है। लागत मूल्य के 3/4 पर एक को बेचने पर तथा दूसरे को लागत मूल्य के 4/3 पर बेचने पर उसे 25 रुपये का नुकसान होता है। तो कुर्सियों के लिए उसे क्या भुगतान किया गया। तो देखो, इसमें सिंपल ऐसा है कि ये बोल रहा है कि मतलब 800 रुपये में कोई सामान खरीदा, लेकिन उसको जब बेचता है तो उसको 25 रुपये का नुकसान होता है। यानी कि बेचा कितना में, तो 775 रुपये में बेचा होगा, तभी तो 25 रुपये का नुकसान हुआ, ठीक है। मान लीजिए कि एक कुर्सी को वो एक्स में बेचा और दूसरे कुर्सी को 800 माइनस एक्स में बेच दिया, तो फिर उसको बेचने में टोटल पैसा कितना मिला 775, यानी कि 3/4 गुने 8 माइनस एक्स और 4/3 गुने एक्स, यानी कि इतना पैसा आपको मिल रहा है। इसको सॉल्व कीजिएगा, जब सॉल्व कीजिएगा तो एक्स का वैल्यू आपको 300 आ जाएगा। यहाँ पे हम सॉल्व किया हुआ है मेरा, तो एक्स का वैल्यू 300, मतलब कि एक कुर्सी को वो 300 रुपये में बेचा, तो दूसरा कुर्सी कितना बेचेगा 500 माइनस 300, मतलब कि 800 माइनस 300, मतलब कि 500 रुपये में बेचेगा। पहला को 300 में, दूसरा को 500 में। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी 90 डिग्री इफ पॉइंट डी एंड ई आर ऑन द साइड ऑफ बी सी सच दैट बी डी इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल टू ई सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है बी डी सी, एंगल बी पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और यहाँ से बी से एक लाइन गया ए डी और ए ई, और बी डी डी ई और ई सी का डिस्टेंस जो है वो आपस में सेम है। तो आपको बताना है कि इसमें से क्या सही है। तो हम पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो पूरे ट्रायंगल में चूंकि ये 90 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी ई की बात करें, मतलब ए बी और ये सिर्फ ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम मतलब ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर होगा। अगर ए बी डी ये वाले ट्रायंगल के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। और पूरे ट्रायंगल के बारे में अगर बात कर रहे हैं, तो ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे क्या लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। तो बी ई स्क्वायर को हम 2BD लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब आपस में क्या लिखा हुआ है, तो बराबर है, इसलिए तो यहाँ पे हम 2BD लिख लेंगे। मतलब कि ए ई जो है और बी डी मिलाकर ए ई हो जाएगा।
तो 2BD² लिख देंगे, यानी कि 2 यानी कि 4BD² हो जाएगा। A² इज इक्वल टू AB² प्लस BD² प्लस 3BD²। 4BD² लिखा तो BD² प्लस 3BD² मतलब 4BD² है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। यहाँ पे AB² प्लस BD² किसके बराबर है, तो AB² प्लस BD² AD² के बराबर है, यानी कि हम यहाँ पे AD² पुट कर देंगे, यानी कि AE² इज इक्वल टू AD² प्लस 3BD² हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 और 3 में, इक्वेशन 1 और 3 से हम अगर देखते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से, ए और सी को, एक और 3 को, तो AC² माइनस AE² इज इक्वल टू BC² माइनस BE² हो जाएगा। और यहाँ पे AC² माइनस AE² BC की जगह पे 3BD² लिख सकते हैं और BE की जगह पे 2BD² लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए BC यहाँ पे है, ये BD प्लस BD क्योंकि आपस में बराबर है, तो इसका BD है तो ये भी हम BD मान सकते हैं और ये भी BD मान सकते हैं। ये 3BD के बराबर है 1 BC, इसलिए हम ये चीज़ लिखे हुए हैं, ठीक है। तो 9BD² माइनस 4BD, यहाँ से आप माइनस कीजिए तो 5BD² आ जाएगा, यानी कि BD² इज इक्वल टू 1/5 ब्रैकेट AC² माइनस AE² हो गया। इस तरह से इक्वेशन 4 में देखें, यानी कि इक्वेशन 4 कहाँ पे है, यहाँ पे। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ से आता है AE² इज इक्वल टू AD² प्लस 3/5 ब्रैकेट AC² माइनस AE², AC² माइनस AE² ये आ गया। अब इसके आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब ये अब तो इक्वेशन बन गया, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कुछ ये इस टाइप से आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 8AE², 5AD²। अब देखिए 3 था जो कि इधर जाके 8AE², यानी कि 8AE² माइनस 8AE² इज इक्वल्स टू 5AD² प्लस 3AC² आ जाएगा। 16 children, 24 men complete a certain work in 18 days. Each of the child takes twice the time to taken by a man to finish the work. In how many days will 24 men finish the same work? मतलब 16 बच्चे और 24 आदमी मिलकर किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। अगर प्रत्येक बच्चा दुगना समय लेता है एक आदमी से इसी कार्य को फिनिश करने में, तो आप बताइए कि कितना समय लगेगा अगर वो 24 आदमी उस कार्य को काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, 2 लड़का एक आदमी के बराबर काम कर रहा है, यानी कि 16 लड़का और 24 आदमी, यानी कि हम बोल सकते हैं 16 लड़का जो है वो 2 लड़का मिलकर एक आदमी के बराबर काम कर रहा है, यानी कि 16 लड़का 8 आदमी के बराबर काम कर रहा है, यानी कि 32 आदमी काम कर रहा है। जब 32 आदमी काम कर रहा है और यहाँ पे 24 आदमी के बारे में पूछ रहा, कितना समय ले रहा, तो D1 जो है 18 ले रहा, D2 पता करना है और वर्क मेरा 1 है। तो यहाँ पे फार्मूला होता है M1 इंटू D1 इंटू W2 बराबर M2 इंटू D2 इंटू W1। M1 आपको पता है 32, D1 आपको पता है 18, W2 और W1 बराबर है क्योंकि एक ही काम करना है, तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। M2 पता है 24, D2 आपको निकालना है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये आपको पूरा सॉल्व करने पे जो आंसर आ रहा वो आ रहा 24 days। थैंक यू।